Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am your biology educator and today I am going to teach you class 11 chapter 2 that is biological classification. आप लोग अपना एनसीईआरटी साथ में रखें और जैसे मैं रीड करते जा रही हूँ समझाते जा रही हूँ वैसे आप लोग की मार्क करते जाइए और समझते जाइए। मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग भी इस लाइन को अंडरलाइन कर ले क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन बन चुके हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये ज़रूर मार्क कर ले जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करूँगी और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organisms. जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तभी से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का कई अटेम्प्ट किया गया था। It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for own use for food, shelter and clothing. पहली बार जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, उसका क्लासिफिकेशन हमारे यूज़ के बेसिस पे था। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन आया था वो हमारे यूजेस के बेस पे आया था, उसका कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन जो अरिस्टोटल ने दिया वो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये पहली बार आया। He used simple morphological character to classify plant into trees, shrubs and herbs. प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब कि जो भी हम बाहर से देख सकें, मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस लाइक शेप, कलर, साइज एक्सेट्रा। तो उन्होंने प्लांट को साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया और एनिमल्स को जिसके पास रेड ब्लड सेल है और जिसके पास नहीं है उसमें डिवाइड कर दिया। In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all the plants and animals respectively. अरिस्टोटल के बाद लीनियस आए। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक में प्लांट्स को रखा, दूसरे में एनिमल्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांटियम में सेल वॉल प्रेजेंट होता और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता, तो इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इसमें कई सारा गलती कर दी। उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक में रख दिया था, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को एक में रख दिया था और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक में रख दिया था प्लांटिया के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन इजीली हो गया था और उसे समझना भी आसान था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना ही प्लांट में आता था ना ही एनिमल में आता था। Hence, the two kingdom classification used for long time was found inadequate. इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सफिशिएंट नहीं माना गया क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक में रख दिया गया था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक में प्लांटिया के अंदर रख दिया था। Besides cross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitats, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. मॉर्फोलॉजी के अलावा भी और सारे कई कैरेक्टरिस्टिक ज़रूरी थी जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होना चाहिए था जो लिनियस ने ही नहीं बताया था। Classification system for living organisms have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all the different systems, the understanding of what groups organisms be included under this kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन चेंज होता गया। डिफरेंट सिस्टम में प्लांट और एनिमल किंगडम सेम था, कांस्टेंट था, लेकिन उसके अंदर कौन सा ग्रुप रखा जाने वाला था या कौन सा ऑर्गेनिज्म रखा जाने वाला था वो चेंज होता जा रहा था।
इनके साथ साथ अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने किंगडम के नेचर और नंबर को अलग अलग तरीके से समझा। दूसरे पेज पे चलते हैं। चार्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी रीड करके समझ लेते हैं उसके बाद। R.S. Whittaker 1969 proposed a five-kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantia and Animalia. किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में उसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम भी वो नहीं पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस आपको याद करना है। उसके 5 बेसिस थे, कौन कौन से? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के ये क्लासिफिकेशन की। अब हम एनसीईआरटी में दिए गए हुए इन चार्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं कि पांचों किंगडम में कौन कौन सी कैटेगरी है जिस बेसिस पे सबको डिवाइड किया गया है। पहला है सेल टाइप और हमारे 5 किंगडम है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। मोनरा प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी सब यूकैरियोट्स होते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। वही यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। दूसरा बेसिस है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल को छोड़ के सब में होता है। मोनरा में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक नहीं होता है, वो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बना होता है। वहीं प्रोटिस्टा में कुछ ही में होते हैं, लाइक क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लैजेलेट, उसमें जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है। फंजाई में भी सेल वॉल होता है और वो सेलुलोजिक नहीं होता है, काइटिन का बना होता है। वहीं प्लांटिया में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल टाइप में जो प्रोकैरियोट होगा उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और जो यूकैरियोट होगा उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो मोनरा को अगर छोड़ दें तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। चौथा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? एक सेल से, कई सारे सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनरा। मोनरा जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ है तो इसीलिए सेलुलर हो गया। सेम प्रोटिस्टा का भी है, वो भी यूनिसेलुलर होता है। फंजाई अब थोड़ा और एडवांस होगा तो वो मल्टी सेलुलर के साथ साथ अब उसमें टिश्यू भी स्टार्ट हो गया है। प्लांटिया अब और एडवांस हो गया है तो उसमें टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन लेवल भी है। वहीं एनिमेलिया और एडवांस है तो उसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। पांचवा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होते कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ। और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप हैं, पहला कीमो ऑटोट्रॉप, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो केमिकल की हेल्प से खाना बनाते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप, और जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है वो सैप्रोफिटिक होता है। एंड पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी पे या तो बाहर या अंदर रह के फीड करते हैं तो उसे कहते हैं। तो मोनरा जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। मोनरा में सारे टाइप के लगभग न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। फंजाई सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब पैरासिटिक हो सकता है या फिर सैप्रोफिटिक हो सकता है। अब प्लांट्स, तो सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं एक्सेप्ट एक है जो कि कसकटा है। फिर एनिमेलिया, सारे के सारे एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और लर्न कर लीजिए। पहला पैरा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आते हैं सेकेंड पैरा पे। The 3 domain system have also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, thereby 6 kingdom classification.
किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। इसमें 3 डोमेन बनाए गए थे, पहला आर्किया, दूसरा यू बैक्टीरिया एंड तीसरा यू कैरिया। मोनेरा को डिवाइड करके 2 डोमेन बना दिया गया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। यू कैरियर डोमेन में बाकी बचे जो 4 किंगडम थे उनको रख दिया गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया को। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plants. The character that unified the whole kingdom was that all the organism included has a cell wall in their cell. यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बात किया जा रहा है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 ही ग्रुप थे, एक प्लांटिया और एनिमेलिया, और प्लांटिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस इन सब को रख दिया था। और क्यों रखा गया था? क्योंकि सबके पास सेल वॉल था। इट प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोट. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे भी ग्रुप को रख दिया गया था जो प्लांटिया से बिल्कुल नहीं मिलते थे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था, और तो और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा यूनिसेलुलर है, लेकिन इसको एल्गी के अंदर रख दिया गया था जो कि मल्टीसेलुलर है। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल. The fungi had a chitin in their cell wall while the green plant has cellulosic cell wall. किंगडम क्लासिफिकेशन में हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई को ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स प्लांटिया के अंदर रख दिया गया था, और तो और ये डिफर करते हैं सेल वॉल के कंपोजिशन में भी। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, फिर भी इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब फंजाई के अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा तो फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया, किंगडम फंजाई में। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. सारी की सारी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को मोनरा में रखा गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, earlier placed in algae within plant and both having cell wall, with paramecium and amoeba which are earlier placed in animal kingdom which lack cell wall. किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया जो कि पहले प्लांट्स के अंदर एल्गी में था, वहीं वो किस स्पीसीज पे था कि उनमें सेल वॉल है। ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी, उनको भी प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. माइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले प्लांटिया के अंदर रखे गए थे, अब उसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया क्योंकि उनकी जो क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन के लिए वो चेंज हो गई थी। इसी तरह फ्यूचर में भी कई इम्प्रूवमेंट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but it also phylogenetic, that is, it is based on evolutionary relationship. टाइम के साथ ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बल्कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी क्राइटेरिया माना गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए। द मोनेरा Bacteria are the sole member of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. Monera का जो मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी निकालें तो उसमें से 100 ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। Also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep ocean where very few other life form can survive. Many of them live in or on other organisms as parasite.
एक्सट्रीम हैबिटाट में होता है, जैसे अर्थ के बहुत नीचे, हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में, जहाँ की और कोई लाइफ फॉर्म नहीं होता वहाँ ये रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे बॉडी पे भी रहते हैं एज अ पैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पेरिकल कॉकस, द रॉड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप वाइब्रियम, द स्पाइरल शेप स्पाइरलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया उनके शेप के बेसिस पे। अगर स्पेरिकल है तो कॉकस, अगर रॉड शेप है तो बैसिलस, अगर कॉमा शेप है तो विब्रियम, अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरुलम। Bacterial structure is very simple. They are very complex in behavior. Compared to many organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है क्योंकि वो एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो अलग अलग न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट को भी झेल लेता है, इसलिए बोल रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये क्योंकि ये अलग अलग टाइप के इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ऑल टाइप के, तो इसलिए बोलते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो खुद का खाना बना सकते हैं। अगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है तो लाइट के हेल्प से खाना बनाएगा, अगर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना बनाएगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर फूड। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉपिक हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से या फिर डेड और डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं। Archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophils, hot springs, thermoacidophils, and marshy areas, methanogens. आर्चीबैक्टीरिया को स्पेशल बोला गया है क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटाट को भी झेल लेता है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया को, दलदली एरिया को, और ज़मीन के अंदर हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट होता है उसको भी झेल लेता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसको पढ़ के हमारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आर्किबैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि वो हार्श हैबिटाट को झेल लेता है। तो आर्किबैक्टीरिया में सेल वॉल अलग होता है और दूसरे बैक्टीरिया से, इसीलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। Methanogens are present in the guts of several ruminant animals such as cows and buffalo, and they are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals. Methanogens जो होता है वो गट में प्रेजेंट होता है काउस और बफेलो के, और रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस को रिलीज करने में। जो काउ डंग होता है उसमें मीथेन गैस होता है, इसलिए उसको जलाया जाता है तो एज अ फ्यूल वर्क करता है। These are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by presence of rigid cell wall and if motile have a flagella. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो यूबैक्टीरिया हैं। यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और इनका कैरेक्टराइज्ड फीचर्स होता है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो ठोस होता है, रिजिड होता है, और अगर इनके पास फ्लैजला है तो वो मोटाइल होगी, और अगर नहीं फ्लैजला है तो वो नॉन मोटाइल होंगी, मतलब चल नहीं सकते, मीन्स मूव नहीं कर सकते। The cyanobacteria also refers to as blue-green algae have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. इसी में साइनोबैक्टीरिया भी आता है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि पहले ये एल्गी में रखा गया था। इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इन्हें सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। Cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous freshwater, marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. साइनोबैक्टीरिया हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मोनोरा में आता है, तो ये कॉलोनीज भी बना के रह सकते हैं और फिलामेंट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर भी रहता है, मराइन भी होता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इनके जो कॉलोनीज होती हैं उनके बाहर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं जेलाटिनियस शीथ।
They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocysts. Example nostoc and anabaena. इनका नंबर वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं वाटर ब्लूम। बैक्टीरिया में से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोसिस्ट सेल होता है जिसकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये नॉस्टॉक और एनाबेना में प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites, and ammonia and use the release energy for their energy production, that is ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. Chemosynthetic autotrophic bacteria अपनी inorganic substance से खाना बनाते हैं और ATP का प्रोडक्शन करते हैं। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. और ये मिनरल का रिसाइकलिंग भी करते हैं। अगर ज़मीन से कोई न्यूट्रिएंट आया है, कोई मिनरल्स आया है, तो वापस ये रिसाइकल करके फिर वहाँ भेज देते हैं। Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from the milk. अदर बैक्टीरिया जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। ये मेनली डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक अगर हमें मिल्क से कर्ड बनाना होता है तो इनकी ज़रूरत होती है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, roots, etc. Some of pathogen causing damage to human being, crops, farm animals and pets. ट्रॉपिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज होते हैं और तो और ये दाल वाले पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को, एनिमल को और पेट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली 4 डिजीज का नाम याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेनली फिजन से डिवाइड होता है। जो पेरेंट बॉडी होता है वो डिवाइड करता है और डॉटर सेल बना लेता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वहीं बैक्टीरिया के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है। ये प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ होता है क्या, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है, उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन भी बोलते हैं। The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic animal and plants. Mycoplasma ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता और वो बहुत छोटा होता है और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर जाता है, और तो और ये एनिमल्स और प्लांट को डिजीज भी कॉज करता है। किंगडम प्रोटिस्टा. All single cell eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of the kingdom are not well defined. प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। माना जाता है कि इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। क्योंकि इसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक ग्रुप्स बनाए गए हैं, रखे गए हैं। What may be a photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans under Protista. प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैं। द किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक होते हैं, इसीलिए वो प्लांट, एनिमल और फंजाई से लिंक करते हैं। Eukaryotes, the protestin cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelle. प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। उसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे कई सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। है फ्लैजला और सीलिया। कुछ के पास फ्लैजला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्टा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 2 तरीके से होता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। 2 सेल आएंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। क्राइसोफाइट्स. This group includes diatoms and golden algae that meets
They are found in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in water current planktons. प्रोटिस्टा में मेनली दो ग्रुप आते हैं, एक डायटम, दूसरा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। अब क्राइसोफाइट जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मराइन वाटर में भी पाया जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पानी के साथ साथ फ्लोट करते हैं, बहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। डायटम का सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक दूसरे में फिट हो जाता है। The walls are embedded with silica and thus wall are indestructible. These diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. क्राइसोफाइट के सेल वॉल में सिलिका होता है जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज नहीं होता है। इसलिए जब डायटम्स की डेथ होती है तो वहाँ पे कई सारे सेल वॉल इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक एरिया में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। इन क्रेटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। क्राइसोफाइट जहाँ इकट्ठा होते हैं उस सॉइल को पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और सिरप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायटम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब खुद का खाना बना लेता है, तो उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो भी सारे मराइन हैबिटाट है उस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। डाइनोफ्लेजलेट्स दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये याद रखना है कि जो क्राइसोफाइट था वो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों था, लेकिन डाइनोफ्लेजलेट मराइन और दोनों की दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cell. कई कलर्स के हो सकते हैं इस बेसिस पे कि इसमें पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट है। Wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and other transversely in furrow between the wall's plate. इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है और आउटर सरफेस पे होता है। सेम क्राइसोफाइट का भी होता है कि उसका भी सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास दो फ्लैजला होता है और जो फ्लैजला होता है वो सेल प्लेट के बीच से एक ट्रांसवर्सली निकलता है और दूसरा वाला लॉन्गिट्यूडनली। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट एग्जांपल गोनियोलैक्स अंडरगोज सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मे मेक दिस सी अपीयर रेड। बहुत बार रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसको कि गोनियोलैक्स बोलते हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से सी रेड कलर का दिखने लगता है। इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। पिगमेंट वाटर बॉडी में रिलीज होता है तो उसमें टॉक्सिन भी होता है जिसकी वजह से मैराइन एनिमल जैसे कि फिशेस का डेथ भी हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ज़्यादातर जो ये ग्लोनाइड होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer pellicle which make their body flexible. इनके पास सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसकी वजह से इनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है और उस प्रोटीन लेयर को पेलिकल बोलते हैं। Have two flagella, a short and a long one. इनके पास दो फ्लैजला होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। So they are photosynthetic in presence of sunlight. When deprived of the sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जब सनलाइट नहीं होता है तो ये हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे प्रेडेट करते हैं। ग्लिनॉइड ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए उसको मिक्सोट्रॉपिक भी बोलते हैं। मिक्सो मीन्स दोनों, ऑटो भी और हेटरो भी। Interestingly, the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plant, example euglena. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हायर प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसी के आइडेंटिकल यूग्लिना में भी पिगमेंट होता है। स्लाइम मोल्ड्स are the saprophytic protists. The body move along decaying twigs and leaf engulfing organic material. अब तक हम जो तीन ग्रुप पढ़े थे डाइनोफ्लैजलेट, क्राइसोफाइट और यूग्लिनॉइड, ये प्लांट लाइक थी और ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये फंजाई लाइक है तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक फंजाई लाइक होगी। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग के फीड करता है, उसके बाद उसको इंगल्फ करता है। सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और कई फीट तक ग्रो कर जाते हैं।
During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spores at their tip. और अनसेटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके या चेंज होके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है और ये फ्रूटिंग बॉडी के पास स्पोर होता है. These spore possesses two walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. Spores are dispersed by air currents. इनके जो स्पोर्स होते हैं उसमें ट्रू सेल वॉल होता है. ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, जिसका मतलब ये किसी भी फैक्टर से डैमेज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. इनका जो स्पोर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू जाता है. प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट. अब ये जो प्रोटोजोन्स होता है ये एनिमल लाइक होते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉप होते हैं और प्रेडेटर की तरह हो सकते हैं या फिर पैरासाइट की तरह. बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. There are four major group of protozoans. These are amoeboid, ciliated, flagellated, and sporozoans. Amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water, or moist soil. Sea water, fresh water, moist soil सब में रहते हैं. Move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba. ये प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को वहां तक फैला लेते हैं जिससे कि प्रे उनके अंदर आ जाता है. इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया और फॉल्स फिट, जो कि अमीबा में देखा जाता है. राइन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस. राइन हैबिटेट में होते हैं, उनके पास भी सिलिका सेल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ऑफ देम सच एज एंटमीबा पैरासाइट. कुछ मेंबर जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिका ये पैरासाइट की तरह काम करता है. जनरली ये हमारे ह्यूमंस बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. They have flagella. The parasitic form cause disease such as sleeping sickness. Example trypanosoma. प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजेला होता है और इसके कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं. इससे कुछ पैरासिटिक फॉर्म है जैसे कि ट्रिपनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है. Ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organisms because of presence of thousands of cilia. प्रोटोजोन्स ये एक्वेटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूविंग होते हैं, मतलब ये लगातार पानी में मूव करते हैं बिकॉज इनके पास बहुत सारा सीलिया होता है. They have cavity, gullet that open to outside of the cell surface. से कैविटी होता है जिसको कि गलेट कहते हैं और ये गलेट सेल सरफेस के बाहर की तरफ ओपन रहता है. ये गलेट सेम हमारे माउथ और थ्रोट की तरह काम करता है. Coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be stirred into gullet. Example paramecium. ये cilia एक साथ मूव करते हैं जिसकी वजह से पानी में जो भी फूड पार्टिकल होता है वो गलेट के अंदर चला जाता है. Ciliated protozoans का एग्जाम्पल पैरामीशियम है. Protozoans. These include diverse organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious in Plasmodium malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on the human population. जोन्स के लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज होता है और जो ये स्पोर लाइक स्टेज होता है यही डिजीज कॉज करता है. जैसे कि एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन्स है जो कि मलेरिया कॉज करता है. ये जो डिजीज है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है. इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं. इसके आगे के टॉपिक अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like and subscribe to my YouTube channel.